के होते हुए इतनी लाशें गिरी, कितने दिन आप इंतजार करते रहे, अपनी सियासत को चमकाते रहे, इस आवाम का खून जो है इन गलियों में बहता रहा और उसके बाद आप जाकर इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़श्ता दिनों से जो एक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो एहतजाजी कॉल दे रखी थी, 20 अप्रैल की डेडलाइन दे रखी थी, उस पर गवर्नमेंट ने जो साद रिजवी को गिरफ्तार किया, उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरनों का ऐलान कर रखा था और लाहौर के अंदर यतीम खाना के अंदर एक दिन पहले, जो 2 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया, उसके नतीजे में फिर एहतजाजी कॉल हुई। कल होने वाली एहतजाजी कॉल ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि परसों तक हुकूमती वज़रा जो शेख रशीद वज़ीर दाखिला जो अकड़ कर कहते थे कि किसी भी तरह के कोई भी जो मामलात हैं या डायलाग जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते और ना ही कोई इस तरह के डायलाग हो रहे। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि कल जब एहतजाजी कॉल दी गई थी मुफ्ती मुनीब रहमान और दूसरे उलमा की तरफ से, तो जब गवर्नमेंट ने यह देखा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोई तहरीक लब्बैक का नहीं है, बल्कि पूरी कौम इस पे एक पेज पर है, तमाम सियासी मजहबी जमातें जो हैं इसके खिलाफ निकल आई हैं और ताजरों ने भी इसके खिलाफ जो है एक बहुत शानदार किस्म का जो है वो मुजाहरा किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद फ्रंट फुट पे खेलने वाली गवर्नमेंट जो है वो बैक फुट पे चली गई और शेख रशीद को जो है कल शाम को लाहौर जाना पड़ा। उससे पहले 4 से 5 घंटे तक हामिद रजा की क़यादत में उलमा का वक्त कोट लखपत जेल में पहुंचा, जहां पर साद रिजवी से मुलाकात जारी रही और साद रिजवी से जो है वीडियो बयान दिलवाने की वहां पे कोशिश की गई। साद रिजवी से यह मुतालबा किया गया कि वो अपना वीडियो बयान जारी करें, पर साद रिजवी इस हवाले से किसी भी तरह मुतफिक नहीं हुए। उनका एक ही पैगाम था कि फ्रांस के सफ़ीर को जो मुल्क बदर गवर्नमेंट ने करना था उसके लिए पहले एक्शन लिया जाए। फिर इस चनाचे ऐसा हुआ कि शेख रशीद और वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी जो है मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, वो जाते हैं लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल के अंदर। रात देर तक वहां पे मुलाकातों का सिलसिला जारी होता है, जिसको तीसरा दौर कहा गया मुलाकातों के सिलसिले का। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि वहां पर कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वहां पे ये तय पाया कि हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक का जो मुतालबा है फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से, ये मुतालबा जो है वो पार्लियामेंट में लेकर जाएगी। और उसमें जो एक डेडलॉक थी वो उसमें यह भी थी कि शेख रशीद के इस्तीफे पे तहरीक लब्बैक की क़यादत भी वहाँ पे इस चीज़ पे थी और साद रिजवी की तरफ से भी यही मुतालबा था कि शेख रशीद जो है वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन शेख रशीद जो थे वो एक कह लें कि यहाँ भी सियासत कर गए, इसी वजह से जब उनको इस बात का इल्म हो गया था कि अवाम उनके अगेंस्ट हो गई है और इस चीज़ को प्रेशर ख़त्म करने के लिए वो खुद कोट लखपत जेल में पहुँचे थे। तो उस पर फाइनली अभी तक भी शेख रशीद के इस्तीफे की जो कहानी है वो क्योंकि मीडिया पे मंजर-ए-आम पर नहीं आई, ये जो थी इस पे यही बात की गई कि शेख रशीद ने उनसे यही बात की है कि हम क्योंकि टीएलपी इस वक्त टीएलपी के बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो हिरासत के अंदर भी हैं, टीएलपी के ऊपर पाबंदी भी है, तो अगर आप मुझे वजारत दाखिला से अगर आप कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, पर उसके बाद मैं ये गारंटी नहीं दे सकता आपको कि टीएलपी पे जो कलअदम जो इसके पाबंदी लगी हुई है वो हट जाएगी और आपके जो कारकुनान हैं उनको जो है वो जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। यही वजह है कि शेख रशीद ने जो सबसे पहले सुबह प्रेस रिलीज जो जारी की थी, जो अपने वीडियो पैगाम जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि उनके तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया जाएगा। जबकि शाम को जो इमरान खान साहब के साथ पार्लियामेंट बोर्ड का इजलास हुआ उसमें यह फाइनल किया गया कि तमाम ऐसे लोग जो इक़दाम कत्ल में मुलव्वस थे और तमाम ऐसे कारकुनान जिनके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है उनको रिहा किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो था सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर यह खबर जारी होती रही कि साद रिजवी को रिहा किया गया, जो अल्टीमेटली उनको रिहा नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद करारदाद जो है पार्लियामेंट में लाई जाती है। इस करारदाद के अंदर जो आज जो गेम खेली गई है, पूरी कौम के साथ एक मजाक किया गया। या तो तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं कारकुनान हैं वो इस बात से बाखूबी आगाह हैं, उसके बावजूद भी ये एक मजाक था जो आज उन्होंने किया।
आपने जो पॉइंट लिखे उन पॉइंट को अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगता है कि ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल के पेपर होते हैं, तो उसमें लिखा जाता है सैर हासिल गुफ्तगू करें, डिस्कस किया जाता है, यही करारदाद का आज का मतन था। इसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें यह लिखा हुआ था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के लिए बहस की जाएगी। अब इस बहस के दौरान जो मामलात पेश है उसमें शाहिद खाकान अब्बासी और असद कैसर के साथ जो आपस में सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का यह मौक़िफ़ था कि अगर आप ऐसी करारदाद पार्लियामेंट में ला रहे हैं तो उससे पहले जो है, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से जो करारदाद पेश भी की गई वो प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से पेश की गई, किसी वफाकी वजीर ने वो पार्लियामेंट के अंदर वो करारदाद थी वो पेश नहीं की। उसके साथ जो था कि इमरान खान साहब को, क्योंकि ये अहम मसला था, इसमें उनको पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, जिसकी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी और स्पीकर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, तो जिस पे पूरी मीडिया में भी एक तमाशा बना रहा है। इजलास में यह तय पाया कि इसके ऊपर जो है फ्रांस के सफीर के हवाले से इस पे मजीद बहस जारी रहेगी। इस करारदाद के अंदर अगर किसी ने इस करारदाद को गौर से पढ़ा हो तो इस करारदाद के अंदर आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया था, जिसके अंदर यह कहा गया कि यह ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। जो पॉइंट जो इस करारदाद के या जो सो कॉल्ड करारदाद थी जिसके बारे में कहा गया, इसके आखिर वाला पॉइंट जो है वो काफ़ी गौर तलब है। आप देखें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जब भी या किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनती है, जब जमहूरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उसमें अवाम की राय को जो है पब्लिक जो ओपिनियन होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है कि पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट है वर्ल्ड के साथ, हमारी जो दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। पाकिस्तान का अगर सबसे पहले इंटरेस्ट देखा जाता है तो आइडियालॉजी की बेस पे देखा जाता है। पाकिस्तान जो है इस्लामी जो आइडियालॉजी थी उसकी बेस पे मार्ज़ वजूद में आया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की आइडियालॉजी थी। अब अगर ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी इस तरह की करारदाद लाई जा रही है जिसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसमें कोई भी ग्रोह या कोई भी जो फर्द है वो इस हवाले से हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सकता, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सकता तो फिर कल यही हुकूमत अगर इजराइल के हवाले से कोई फैसला करने जा रही हो तो फिर क्या वहां पे अवाम का हक नहीं बनता कि अवाम जो है इनके खिलाफ निकल कर प्रोटेस्ट करे या अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए? ये तो इसी तरह है कि आज ये पार्लियामेंट के अंदर लाकर आप ये बात साबित करें कि अवाम को फैसला साजी के अंदर कोई भी हक हासिल नहीं है, जबकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। अगर आप पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाएंगे तो वहां पे उस फॉरेन पॉलिसी को कोई भी हैसियत हासिल नहीं होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी, अगर आपका यह सवाल पैदा होता है कि मुल्कों के अंदर जो रिलेशंस है वो सबसे पहले इंटरेस्ट की बेस पे फाइनल किए जाते हैं, तो इंटरेस्ट की बेस में मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट है तो वो प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम की हिफाजत सबसे पहले है, आइडियालॉजी की हिफाजत सबसे पहले है, क्योंकि मुल्क जो होते हैं वो अपनी आइडियालॉजी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अगर पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह की आइडियालॉजी के ऊपर अगर आप कंप्रोमाइज करने जाते हैं, जो आज की करारदाद के अंदर भी पेश किया गया कि वहां पे कोई भी फर्द या कोई भी ग्रोह जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब हम ये समझे कि कल अगर कश्मीर का सौदा करने के लिए जा रही है ये हुकूमत तो वहां पे हम जो है वो खामोश बैठे रहे, अवाम जो है वहां पर खामोश बैठकर सिर्फ तमाशा देखे कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्योंकि अवाम या गवर्नमेंट किसी भी ग्रोह को यह हक नहीं बनता कि वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो किसी भी तरह का दबाव डाले। ये एक तरफ से एक जो एक वैसे भी कहा जाता है कि नमाजें बख्शवाने गए थे रोजे गले पड़ गए, तो यूं ही होता जा रहा है कि इस करारदाद के अंदर भी एक बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है। एक तरफ तो हमने ये करारदाद, अब मुझे समझ नहीं है कि तहरीक लब्बैक के लोग वो क्या करने जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपने पूरे जो 7-8 दिन से पूरे मुल्क के अंदर एक बदअमनी की सूरत हाल थी, उसके अंदर तहरीक लब्बैक और गरीब लोग मारे गए, पुलिस वाले उसके अंदर मारे गए, उसके अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था वो शेख रशीद बनता था। लेकिन तहरीक लब्बैक की क़यादत ने पता नहीं शेख रशीद पे क्यों चुप साध ली, बजाय इसके कि वो इस चीज़ का मुतालबा करते कि उनकी वजह से कई मासूम जाने गई। शेख रशीद की गलत एक्शन की वजह से जो है
कई मासूम जाने गई, उसमें पुलिस वाले भी मारे गए, उसके अंदर तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी मारे गए और उसमें अवाम को भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ा। पूरे इन दिनों के बाद अगर गवर्नमेंट ने इन मामलों पे डिस्कशन इसी तरह करनी थी तो सवाल यह पैदा होता है कि जब 3 से 4 माह पहले आपने ये एग्रीमेंट किया हुआ था तो इस दौरान आपने ये बहस क्यों नहीं की जिस पे आपने सैर हासिल बहस करने का कहा। अब ये क्या गवर्नमेंट जो है या जो ये पार्टीज है ये मिलकर अवाम को जो है एक अवाम की आंखों में धूल झांक रही हैं जब ये मिलकर क्या अवाम की आंखों के अंदर एक धूल झांक नहीं रही है कि जब आप एक तरफ जो है वो बात करते हैं कि हम इसके ऊपर कानून साजी करें, 4 से 5 माह के बाद अब जाकर आपको याद आया जब पूरे मुल्क के अंदर बदअमनी हुई, कई लाशें गिरी, उसके बाद जो है आज पार्लियामेंट के अंदर जी बिल लाया जा रहा है, करारदाद लाई जा रही है और जो करारदाद लाई भी जा रही है उसके अंदर टेक्स्ट पढ़ने वाला जो उसके अंदर जो आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई भी जी शऊर शख्स ये जानता है कि इसमें कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि आप फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करेंगे, बल्कि उसमें बात ये हो रही है कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से बहस की जा रही है। आप कौम को क्यों नहीं बता देते, के साथ मुज़ाकरात में ये क्यों नहीं बता देते कि फ्रांस के सफीर को दरबदर करना, फ्रांस के सफीर को आप मुल्क बदर नहीं कर सकते या आपके पास वो पावर नहीं है, आपके पास वो ताकत नहीं है। एक तरफ नूरुल हक कादरी जो असेंबली के अंदर खड़े होकर इमरान खान की खुशामद करते हैं और वो बड़ी उनकी तारीफें बयान करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये मुनाफिकाना चेहरा जो है वो कोई भी शख्स जो है वो इस पे बात नहीं कर रहा, मीडिया इस पे बात नहीं कर रही। क्या वजह है कि आप लोगों के पास ये ताकत नहीं है? आप आवाम को बता दें कि आप जो है अभी तक इतनी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं आई जो किसी बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इस चीज को आप एक्सेप्ट करें, लोगों के साथ धोखा मत करें। आज फिर आपने करारदाद को इस तरह लाया है, फिर एक 10 दिनों के बाद इसी तरह होना है कि फिर ये अवाम जो है वो तकलीफ में रहेगी, फिर वहां पे लाशें गिरेंगी, उसके बाद फिर वहां पे बहस की जाएगी। खुदारा आप जो है जिम्मेदारी का फैसला करें। ये मुल्क जो है यहाँ पे बसने वाली जो अवाम जिसको आपने हर दिन समझ रखा कि लॉकडाउन का मुजाहरा करना है, वहां पे तशद्दुद जो है आपने अपनाना है, वहां पे पुलिस के नौजवान मारे जाते हैं, वहां पे आम गरीब अवाम का नुकसान होता है, उसमें पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो है वो इमेज भी खराब हो रहा है। सियासत करनी है तो सियासत इस तरह की कीजिए जो इस मुल्क को कौम के मफाद में हो। ये सियासत वो ना करें जिससे इस मुल्क के अंदर मजीद बदअमनी फैले, आग लगे। और मैं तहरीक लब्बैक की क़यादत से भी ये मेरा मुतालबा है, कारकुनान शहीद हुए, वहां वो किधर, आपकी वो आवाज किधर गई है? आप मुझे बताएं कि आपने शेख रशीद साहब का इस्तीफा सबसे पहले आपको ये मुतालबा होना चाहिए था। फ्रांस के सफीर का तो आपका एक्सटर्नल मैटर है, वो चले आपकी फॉरेन पॉलिसी या आपके जो है असेंबली के अंदर जो करारदाद जानी उसके बाद फैसला होना है, लेकिन शेख रशीद का इस्तीफा सबसे पहले आना चाहिए। वही इमरान खान जो कल तक मॉडल टाउन वाकया हुआ था उसके ऊपर सियासत कर रहे थे और सबसे पहले पहुंचकर ये कह रहे थे कि इस वक्त जो है वजीर दाखिला को, पंजाब के वजीर कानून को फौरन जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई आज भी तो वजीर दाखिला शेख रशीद है, आज आप उससे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? उसके होते हुए इतनी लाशें गिरी, कितने दिन आप इंतजार करते रहे, अपनी सियासत को चमकाते रहे, इस अवाम का खून जो है इन गलियों में बहता रहा और उसके बाद आप जाकर इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। क्या आप 1 हफ्ता 10 दिन पहले सोए हुए थे? 4 माह पहले आप सोए हुए थे? इस खून खराबे के बाद अगर यही इसी तरह आपने कुछ करना था तो फिर ये फैसला, ये जो सारे मामलात हैं, ये आपने आज से 1 माह पहले इन पर बहस करना क्यों नहीं शुरू की?